हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं मलेरिया के बारे में कि मलेरिया क्या है। मलेरिया एक ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो एक मॉस्किटो के काटने से होती है। किसके काटने से? मॉस्किटो। वो मॉस्किटो कौन सा है? एनाफ्लीज मॉस्किटो। ये एनाफ्लीज मॉस्किटो के काटने से फैलता है। ये मोस्टली बरसात के मौसम में देखा जाता है। जब बरसात स्टार्ट होती है तो ये डिजीज़ बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने लगती है, फैलने लगती है। और ये मोस्टली जुलाई से लेकर के अक्टूबर के मंथ में इसके केसेस बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके जो सिम्टम्स होते हैं नॉर्मल होते हैं, कॉमन होते हैं, कॉमन कोल्ड के जैसे होते हैं, हल्का फीवर सा फील होगा, जिसकी वजह से लोग इसको पहचानने में असमर्थ रहते हैं या पहचान नहीं पाते हैं। तो इसको हम देखते हैं कि इसका जो मलेरिया है इसका इंट्रोडक्शन क्या रहेगा। मलेरिया जो है ये मॉस्किटो के काटने से फैलता है। इसमें जो मलेरिया होता है उसके जो काटता है तो उसके अंदर पैरासाइट होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं। वो जो पैरासाइट होते हैं वो जाकर के लीवर में ग्रो करते हैं। जब लीवर में ग्रो करते हैं फिर ग्रो करने के बाद वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाकर के जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसको डाई करता है, उसको कम करता है, जिसकी वजह से पर्सन के अंदर क्या होता है? एनीमिया देखने को मिलता है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या होती है, मलेरिया को हम कैसे डिफाइन करेंगे। एन इन्फेक्शियस डिजीज, ये क्या है? एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो हमारा मलेरिया है। ये क्या है? एक इन्फेक्शियस डिजीज है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पैरासाइटिक प्रोटोजोआ। इसमें क्या होता है, जो हमारी ये डिजीज होती है, जो मॉस्किटो होता है उसके अंदर क्या होता है? पैरासाइटिक प्रोटोजोआ ये प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या करता है? प्लाज्मोडियम विद इन रेड ब्लड सेल्स। जब ये पैरासाइटिक प्रोटोजोआ इसके अंदर प्रेजेंट होता है तो ये क्या होता है? जीनस इसके अंदर होता है प्लाज्मोडियम का, जो क्या करता है? हमारे रेड ब्लड सेल्स को डाई करता है, कम करता है। ये पहले ही आपको बताएं कि जो पैरासाइटिक होता है वो क्या करता है? वो हमारे लीवर में जाकर के ग्रो करता है। फिर क्या होता है? फिर वो पैरासाइटिक ब्लड स्ट्रीम में आता है, हमारे ब्लड में आता है, फिर वो रेड ब्लड सेल्स को डाई करता है, उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से पर्सन में एनीमिया देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो डिजीज है, ये जो डिजीज है किसकी वजह से ट्रांसमिटेड होती है। ये क्या है? फैलने वाली बीमारी है जो फैल जाती है। किस वजह से होती है? एनाफ्लीज मॉस्किटो। ये जो एनाफ्लीज मॉस्किटो है इसकी वजह से हमारा मलेरिया डेवलप्ड करता है। और ये जो मलेरिया होता है इसमें बहुत सी स्पीसीज होती हैं, जातियां होती हैं। इसके बारे में हम इसमें बात करते हैं प्लाज्मोडियम के स्पीसीज के बारे में, उसकी जातियों के बारे में कि प्लाज्मोडियम है वो कितने टाइप्स का होता है, ये जो इन्फेक्शन है वो कितने प्रकार से हो सकता है। तो इसमें हम बात करते हैं, सबसे पहले देखते हैं प्लाज्मोडियम विवैक्स। क्या देखते हैं? प्लाज्मोडियम विवैक्स। ये क्या होता है? ये बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शियस होता है। एक और इन्फेक्शन होता है प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं। ये जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो कितना होता है? 10 से 14 दिन। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना होता है? 10 से 14 दिन। नेक्स्ट हम सेकेंड नंबर की बात करते हैं प्लाज्मोडियम ओले के बारे में कि प्लाज्मोडियम ओले में क्या होता है। ओले की, प्लाज्मोडियम ओले, ये जो प्लाज्मोडियम ओले होता है वो ये कितने दिन का होता है? इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 14 डेज का होता है। ये जो हमारा प्लाज्मोडियम ओले होता है ये कितने दिन का होता है? इसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज। नेक्स्ट हम थर्ड नंबर की बात करते हैं प्लाज्मोडियम मलेरियाई के बारे में। किसके बारे में? प्लाज्मोडियम मलेरियाई के बारे में। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। कितना होता है? 30 डेज होता है। इसका इंक्यूबेशन 30 डेज होता है। 30 डेज में ये अपना सिम्टम्स शो करता है। नेक्स्ट हम फोर्थ नंबर की बात करते हैं। इसमें क्या होता है? प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। क्या होता है? प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 12 डेज का।
इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है 12 डेज का। ये जो सबसे ज़्यादा इस मलेरिया में जो स्पीसीज होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो डेंजरस होता है वो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम होता है और प्लाज्मोडियम विवैक्स होता है। ये दो जो पैरासाइट हैं ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, बहुत ही डेंजरस होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में कि मलेरिया किसके कारण फैल सकता है। अब मैं बात करती हूँ मलेरिया के कॉजेज़ के बारे में कि इसके कारण क्या होते हैं, किसकी वजह से मलेरिया फैल सकता है, कौन कौन सी वजह हो सकती हैं जिसकी वजह से मलेरिया हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर के बारे में। ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है बहुत ही अफेक्टेड होता है, बहुत ही प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा इन्वायरमेंट होता है यानी कि जो वातावरण होता है इसमें जो मच्छर प्रेजेंट होते हैं या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो मलेरिया के केसेस हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो उस एरिया या फिर उस इन्वायरमेंट वाले पर्सन भी क्या होते हैं मलेरिया के रिस्क में रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फेक्टेड सिरिंज, यानी कि कोई भी पर्सन है जिसके अंदर मलेरिया हो गया है तो उसमें जो सिरिंज यूज़ की गई है वो हेल्दी पर्सन में यूज़ कर दी जाएगी, तो उस पर्सन से दूसरी पर्सन में क्या होगा ट्रांसमिटेड हो जाएगा, उस पर्सन में भी मलेरिया हो जाएगा, कॉज कर जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन्फेक्शियस मॉस्किटो, जो मॉस्किटो होता है जो पर्सन को काटा है वो क्या होता है इन्फेक्शियस होता है, वो मलेरिया का इन्फेक्शियस होता है। एनाफ्लीज जो मच्छर होता है वो क्या होता है उसके अंदर इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है मलेरिया को कॉज करता है। अदरवाइज जो मच्छर होते हैं काटते हैं उनके काटने से कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है, कोई भी मलेरिया कॉज नहीं करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लार्ज केसेस इन मलेरिया, यानी कि किसी भी एरिया में क्या होता है बहुत ही ज़्यादा केसेस पाए गए। जैसे कि हमारा बरसात का मौसम जैसे ही स्टार्ट होता है मलेरिया के केसेस क्या होते हैं बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही मलेरिया के केस बढ़ना स्टार्ट होते हैं तो क्या होता है एक मच्छर जैसे इन्वायरमेंट में है या कहीं पे एक मच्छर गया यहाँ इस इन्फेक्टेड पर्सन को काटा, फिर वो गया दूसरे पर्सन में काटा, तो उसमें क्या होता है इनका इन्फेक्शन दूसरे पर्सन में क्या दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन में, तीसरे पर्सन से चौथे पर्सन में, ऐसे क्या होता है वो मच्छर क्या होता है सभी पर्सन में मलेरिया को कॉज कर देता है, डेवलप्ड कर देता है, ट्रांसमिटेड कर देता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा रिस्क रहता है लार्ज केसेस में मलेरिया में। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंस मॉस्किटो, जिस एरिया में बहुत ही ज़्यादा मच्छर पाए जाते हैं वहाँ पे मलेरिया होने के चांसेस बहुत अधिक रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि मलेरिया के सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर किसी भी पर्सन को मलेरिया हो गया है तो हम कैसे पहचानेंगे कि मलेरिया पर्सन में कॉज कर गया है या नहीं है, या उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम इसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब मैं बात करती हूँ मलेरिया के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं, कैसे हम इसको पहचान सकते हैं, इसके लक्षण कैसे होते हैं। तो इसमें क्या होता है 3 स्टेजेस होती हैं। कितनी होती 3 स्टेज होती हैं। तो सबसे पहले जो होता है वो कौन सा होता है कोल्ड स्टेज, क्या होता है कोल्ड स्टेज। सेकेंड पे क्या होता है हॉट स्टेज, और थर्ड पे क्या होता है स्वेटिंग स्टेज, थर्ड पे क्या होता है स्वेटिंग स्टेज। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे कोल्ड स्टेज के बारे में। अब मैं बात करती हूँ कोल्ड स्टेज के बारे में, किसके बारे में कोल्ड स्टेज के बारे में। कोल्ड स्टेज में क्या होता है कि जो पर्सन होता है जिसके अंदर मलेरिया कॉज कर जाता है तो उसके अंदर 1/4 टू 1.5 आवर, 1.5 आवर क्या होता है ये स्टेज रहती है, कोल्ड रहता पर्सन के अंदर। इसके अंदर सिम्टम्स क्या क्या शो करते हैं, इसमें सबसे पहले क्या होगा शिवरिंग रहती है, पेशेंट के अंदर क्या रहेगी शिवरिंग रहेगी, हेडेक होगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब शिवरिंग देखने को मिलेगी, हेडेक देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगा कोल्ड स्किन देखने को मिलेगी, कोल्ड स्किन देखने को मिलेगी, और रैपिडली क्या मिलेगा रैपिडली रैशेस मिलेंगे, रैपिडली रैशेस देखने को मिलेंगे इसके अंदर।
जब फर्स्ट स्टेज यानी कि कोल्ड स्टेज ट्रीट नहीं होता है, उसमें पता नहीं लग पाता है कि मलेरिया है या अदर सिम्टम्स शो हो रहे हैं किस वजह से है, तो वो जो सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, वो डिजीज़ क्या होती है और आगे बढ़ जाती है। तब कौन सा सिम्टम्स शो करता है, हॉट स्टेज। तब क्या होता है, हॉट स्टेज में वो कन्वर्ट हो जाता है। जब फर्स्ट स्टेज यानी कि कोल्ड स्टेज ट्रीट नहीं होता है तो वो क्या होता है, हॉट स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो हॉट स्टेज है कितने टाइम तक रहती है, हाफ आवर से लेकर 5 आवर तक, यानी कि हाफ आवर से लेकर के 5 आवर तक ये हॉट स्टेज में प्रेजेंट रहती है। इतने टाइम तक क्या रहता है, इसका फीवर प्रेजेंट रहता है। फिर ये ठीक नहीं होगा तो क्या होगा, स्वेटिंग स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हॉट स्टेज में कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, सबसे पहले इसमें देखने को मिलेगा हाई फीवर। क्या देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा हाई फीवर देखने को मिलेगा। और क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा हॉट स्किन देखने को मिलेगी। और पर्सन के अंदर क्या होगा, हेडेक देखने को मिलेगा। इसमें और क्या देखने को मिलेगा, स्किन फ्लश्ड देखने को मिलेगी, स्किन फ्लश्ड हो जाएगी। और क्या होगा, वेरी हॉट फीलिंग होगी। कैसी होगी, वेरी हॉट फीलिंग, पर्सन को बहुत ही ज़्यादा हॉट फील होगा। जब ये स्टेज, ये जो हमारी हॉट स्टेज होती है, ये अगर जो ट्रीट नहीं हुई तो थर्ड स्टेज यानी कि हमारी जो स्वेटिंग स्टेज होती है उसमें क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। स्वेटिंग स्टेज में ये क्या होगी, कन्वर्ट हो जाएगी। स्वेटिंग स्टेज में क्या होता है, जो पर्सन होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग आता है। क्या होता है, स्वेटिंग, इसमें स्वेटिंग का प्रोड्यूस होता है, क्या होता है, स्वेटिंग प्रोड्यूस होता है। और क्या होगी, इसके अंदर जब स्वेटिंग होगी, जब पर्सन के अंदर स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा तो स्किन क्या होगी, कोल्ड हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, टेम्परेचर उसका डाउन हो जाएगा। तब क्या देखने को मिलेगा, नॉर्मल टेम्परेचर, पर्सन के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर देखने को मिलेगा। तो ये सारे हमारे सिम्टम्स थे। तो अब हम देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में। जो पर्सन के अंदर मलेरिया है, ये सारे सिम्टम्स हैं, तो हम इसको कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं, कैसे हम इसको मैनेज करेंगे, इसके बारे में अब हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में देखते हैं। तो अब मैं देखती हूँ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में कि मलेरिया का डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है, कौन कौन से टेस्ट करवा सकते हैं मलेरिया में। तो हम क्या देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, हिस्ट्री को कलेक्ट करेंगे। जो भी पर्सन आएगा उसका क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि आपके एरिया के पास बहुत ज़्यादा मलेरिया के केसेस तो नहीं पाए गए हैं, आपके अंदर पहले कोई मलेरिया तो नहीं हुआ था, या आपकी फैमिली में मलेरिया के केसेस तो नहीं हैं। ये सारे हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम सेकंड नंबर पे क्या करेंगे, कंप्लीट ब्लड टेस्ट कराएंगे। क्या करेंगे, कंप्लीट ब्लड टेस्ट। जो भी पर्सन होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, कंप्लीट ब्लड टेस्ट करवाएंगे। इसमें क्या होता है, जो हमारी WBC होती है वो क्या होती है, इंक्रीज देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, इंक्रीज देखने को मिलेगी मलेरिया के अंदर। जो हमारी WBC यानी कि मोनोसाइट है, ये जो मोनोसाइट है ये क्या होगी, इंक्रीज देखने को मिलेगी। तो हमको कंफर्म होगा, मतलब पता लगेगा कि हाँ मलेरिया के कुछ सिम्टम्स इसमें पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके अंदर USG करवाएंगे। USG में क्या देखने को मिलेगा, हमारा जो स्प्लीनोमेगेली, जो स्प्लीन है वो हमारा क्या होगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा। स्प्लीनोमेगेली, जो पर्सन है उसके अंदर क्या होगा, स्प्लीनोमेगेली देखने को मिलेगा, यानी कि जो स्प्लीन है हमारा ये क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और हम क्या करवा सकते हैं, इसमें हम LFT करवाएंगे। और क्या करेंगे, LFT में क्या होगा
कि जो हमारा SGPT है, SGOT है, ये क्या होगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा, बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। SGPT एंड क्या होगा, SGOT, ये क्या होगा, ये इंक्रीज देखने को इसके अंदर मिलेगा। और क्या देखने को मिल सकता है कि जो हमारा, और क्या होता है, मलेरिया के अंदर एनीमिया देखने को मिल सकता है। एनीमिया क्यों देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो हमारा मलेरिया होता है, जो पैरासाइट होता है, वो क्या करता है, हमारे RBC पे अटैक करता है। जो RBC होती हैं उन पे क्या करता है, अटैक करता है। तो उसमें क्या होती है, जो RBCs होती हैं वो डाई होती हैं, डेथ होती हैं। तो RBC क्या होगी, डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, मलेरिया कॉज करेगा। और क्या देखने को मिल सकता है इसके अंदर, जो RBCs होती हैं, हमारी RBC होती हैं, इसके अंदर क्या होगा, ये मलेरिया पैरासाइट प्रेजेंट देखने को मिलेगा। मलेरिया पैरासाइट क्या होगा, RBCs में प्रेजेंट होगा। तब क्या होगा, मलेरिया कंफर्म हो जाएगा कि हाँ मलेरिया पर्सन में है। ये सारे क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, मलेरिया को कंफर्म कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि मलेरिया के अंदर हम कौन सा ट्रीटमेंट देंगे। अगर किसी भी पर्सन के अंदर मलेरिया कॉज कर गया है, डेवलप्ड कर गया है, तो हम कौन सा ट्रीटमेंट देंगे जिससे मलेरिया ट्रीट हो सकता है। तो जो किसी भी पर्सन के अंदर मलेरिया प्रेजेंट होगा तो हम उसको एंटी मलेरियाई ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे। कौन सी, एंटी मलेरियाई ड्रग्स। ये कौन कौन सी होती है, हमारे मार्केट के अंदर क्लोरोक्विन के नाम से प्रेजेंट होती है और क्विनिन के नाम से प्रेजेंट होती है। ये ड्रग्स जो है हमारे मार्केट के अंदर प्रेजेंट है। ये क्या करती हैं, ये मलेरिया को ट्रीट करती हैं। ये जो मलेरिया का पर्सन होता है, इसके अंदर क्या होता है, फीवर होता है। तो हम क्या करेंगे, एंटीपायरेटिक ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि हमारी वे PCM आती है और क्या आती है, डोलो। ये ड्रग्स क्या करेंगे, हम फीवर को ट्रीट करने के लिए देंगे। और क्या करेंगे, एनाल्जेसिक प्रोवाइड करेंगे। हम पर्सन को क्या करेंगे, एनाल्जेसिक प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि न्यूमोस्लाइड। अदर भी बहुत सारी ड्रग्स होती हैं एनाल्जेसिक। अगर किसी भी पर्सन के अंदर पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा है, तो क्या करेंगे, एनाल्जेसिक्स को प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि न्यूमोस्लाइड होती है। अदर भी बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो पेन को रिलीव करती हैं। ये मलेरिया के अंदर जितने भी सिम्टम्स होंगे उसको ट्रीट करने की कोशिश की जाएगी, ताकि पेशेंट क्या हो, रिकवर हो सके, जल्दी आगे इम्प्रूव हो। आई होप आप सभी लोगों को ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मलेरिया क्या होता है और कैसे फैलता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। माय नेम पूजा चौहान। थैंक यू।